हेलो एवरीवन, मैं फरहान हैदर आप सभी का अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं ये एक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट काफ़ी समय में मैंने बच्चों को देखा है कि इस टॉपिक के प्रति उनको डाउट्स रहता है। तो आज मैं इसी टॉपिक को खासकर इस वीडियोज़ के माध्यम से आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में बनाया है। ये पहला पार्ट है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, दैट मीन व्हाट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ए नेशन। चलिए वेरी क्विकली इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी मीनिंग एंड कंसेप्ट पर। जैसे कि आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग के बारे में हमको पहले डिस्कस करना था। तो सबसे पहला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है वो समझ लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जब कभी भी दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इंपोर्ट हो रहा होगा। तो हर कंट्री अपने यहाँ पर एक अकाउंट मेंटेन करता है जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें हर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाली चीज़ों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब अगर मैं अपने कंट्री को एक होम कंट्री मानूं और बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो होम कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी इनफ्लो होगा या तो कुछ भी आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब हम जब कुछ बेचेंगे तो इनफ्लो यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में आएगा, और जब हम कुछ चीज बाहर से खरीदेंगे तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा यानी फॉरेन करेंसी हमारे से जाएंगे। तो ये जो पैसा का आना और जाना यानी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो एंड फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी हर कंट्री एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का अकाउंट मेंटेन करता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि आने वाले समय में कितना पैसा उसे मिलने वाला है या कितना पैसा उसे देना है अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो जैसे कि आपके सामने में मीनिंग मैं आप लोगों को समझा दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये सबसे पहली बात क्या है, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट नाम का वर्ड काफ़ी कॉमन नाम का वर्ड है, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर तरीके से वो जानते हैं। अकाउंट्स में वो काफ़ी एंट्रीज करते हैं, तो उनको लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रिकॉर्ड की जाती है, हर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड की जाती है। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, हर वो ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया हो, हर वो ट्रांजेक्शन जिसकी मॉनेटरी एक्सप्रेशन हो। आप जानते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि दो लोगों के बीच में हो रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो लोग कौन है। सबसे पहला इंसान है रेसिडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। ये कौन सा कंट्री है, ये होम कंट्री है। इस होम कंट्री के रेसिडेंट के साथ मैं किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में बाकी कोई भी जगह पर मैं अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको अब्रॉड के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अब जो भी ट्रांजेक्शन करे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट के फॉर्म में, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि इसमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, उसको समझने के लिए सबसे पहली बात ये समझ ली कि रेसिडेंट्स होते कौन है और किनको हम रेसिडेंट्स कह सकते हैं। रेसिडेंट्स कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेसिडेंट्स की कुछ डेफिनेशन समझ लें। रेसिडेंट्स के अंडर में आता है इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि इट डजंट इंक्लूड, इसमें कौन कौन लोग नहीं आते हैं। डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जो कि शायद हो सकता है कि हमारे कंट्रीज में, या टूरिस्ट, या माइग्रेटर्स वर्कर्स,
एंड द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, इवन दो ये हमारे डोमेस्टिक कंट्री में क्यों ना हो, बट स्टिल इनके द्वारा किया गया ट्रांजेक्शन कभी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये रेसिडेंट्स ऑफ हमारा कंट्री में नहीं आएंगे, ये हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स में नहीं आते हैं। एक रेसिडेंट्स का अगर मैं कॉमन सा डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होता है एक पर्सन को रेसिडेंट कहने के लिए। सबसे पहली बात, दैट पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल कम से कम एक पर्टिकुलर कंट्री में उसका कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा, उस कंट्री में उसका 1 साल कंप्लीट होने के पीछे में रीजन क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उसकी अर्निंग्स एंड स्पेंडिंग्स उस कंट्री के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के उस पर्सन को हम रेसिडेंट्स कहते हैं। तो अगर हम डिप्लोमेटिक की बात करें, डिप्लोमेटिक स्टाफ की बात करें, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल की बात करें, कोई टूरिस्ट है, कोई माइग्रेटर्स है, तो यूजुअली ये लोग क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमारी कंट्रीज में आते हैं और वापस अपने कंट्रीज में चले जाते हैं, और वो जो हमारी कंट्रीज में वो भी हमारी कंट्रीज के साथ अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है तो हम उसे रेसिडेंट्स नहीं कहेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हमने हाईलाइट किया था वो था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब ये बहुत जरूरी है समझना कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअल में ऐसे कौन से ट्रांजेक्शंस हैं जो इंक्लूड होते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जहां कहीं भी कोई भी ओनरशिप या टाइटल की एक्सचेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रहा है, और रीजन उसके पीछे में क्या है, अर्निंग्स, प्रॉफिट मोटिव, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अगर इसके पीछे में रीजन है तो हम उसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कहते हैं, जिसमें मेनली 4 प्रकार के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शंस आता है उसका नाम है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम आम भाषा में समझे, विच कैन बी सीन एंड टच। तो हर चीज जो कि देखी जा सकती है और टच की जा सकती है, जिसका मतलब होता है गुड्स या मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज बोल सकते हैं, गुड्स बोल सकते हैं, विजिबल आइटम्स बोल सकते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम यानी गुड्स की अगर ट्रांजेक्शन होती है दो कंट्रीज के बीच में तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी प्रकार से इनविजिबल आइटम्स, अभी इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, इनविजिबल आइटम्स का दूसरा नाम होता है सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि कोई शिपिंग सर्विसेज है, कोई मेल सर्विसेज है, जो कि दो कंट्रीज के बीच में होती है। वो गुड्स नहीं है बट कहीं ना कहीं उसकी भी एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैटेगरी में, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, शिपिंग सर्विस हो गया, अगर ये दो कंट्रीज के बीच में है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विच इज द पार्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। थर्ड होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए बताया जाए, वन वे ट्रांसफर, मतलब जिसका किसी भी जगह से इनिशिएशन दूसरे जगह पर जाकर के खत्म, मतलब इसका कोई रिवर्स ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मतलब जैसा फॉरेन से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपके मान लीजिए रिश्तेदार है, वो आपको कुछ पैसा भेजा, तो आपकी कंट्री में पैसा आया, लेकिन इसका आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपकी कोई फॉरेन में कोई पर्सनल रिलेटिव्स रहते हैं, आपने उनको पैसा भेजा तो उन तक पैसा पहुंच गया, तो वहां से वो पैसा और रिटर्न नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोई डोनेशन हो गया, कई प्रकार से कुछ गिफ्ट्स हो गए, तो ये जितने भी मनी है जो कि आइदर इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है, इसको भी हम लोग इस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में रखते हैं। तो ये वन वे ट्रांसफर है, ये बात समझ लीजिए, वन वे ट्रांसफर बिटवीन द होम एंड द फॉरेन कंट्रीज। सेकंड वन, सॉरी द लास्ट वन इज योर कैपिटल ट्रांसफर। ये ट्रांसफर जो है, ये कैपिटल ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं या कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन है, इसकी खास इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये एट दी एंड हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें क्या डेफिसिट है या क्या सरप्लस है। हालांकि इस ट्रांजेक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो जो इंपॉर्टेंस है वो एट दी एंड ज़्यादा पता चलती है जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को क्लोज करने वाले होते हैं। तो ये समझ लें कि इस कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है, आइदर कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो चीज को हम बोल सकते हैं जहां पर कि आपके कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी अफेक्टेड होंगे। मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब ये हो सकता है कि आपको फॉरेन कंट्री से कुछ पैसा मिलेगा जिसकी वजह से आपकी कंट्रीज की या तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगी या तो आपके एसेट्स घट जाएगी।
मतलब या तो एसेट्स को बेच के आपने पैसा लाया है या तो आपने अपनी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करके पैसा लाया है। इसमें आप बोल सकते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, और रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को लोन दिया था वहां से पैसा रिटर्न आ गया, तो इन दो केसेस में इसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, आपने या तो अपनी एसेट्स को बढ़ाया है, अपनी कंट्री के एसेट्स को बढ़ाया है, या तो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है। इन बोथ केसेस में इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मतलब या तो आपने अपनी प्रीवियस लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जिसकी वजह से आपका खर्चा हुआ है और वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या तो आपने कुछ नई एसेट्स अपनी कंट्री के लिए परचेज की है जिसके लिए आपके पास से पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो अब आपके दिमाग में चार चीजें सेट हो जानी चाहिए कि जब कभी भी हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की पार्ट होती है, वो चार इंपॉर्टेंट हेड्स में काउंट होता है। सबसे पहली बात, ट्रांजेक्शन ऑफ विजिबल आइटम, विजिबल मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसलिए हम इसका सिंपल टर्म्स में इसको समझे तो गुड्स के नाम से बताया जाएगा। दूसरा आता है इनविजिबल आइटम्स, मतलब सर्विसेज, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, या तो पैसा हमारी कंट्री से गया है वन वे से या दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आया है, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड सिमिलरली कैपिटल ट्रांसफर, या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इन चारों ट्रांजेक्शन को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का अकाउंट में मेंटेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सिंपल तरीके पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक सिंपल तरीके से समझिए। जब मैंने इसकी मीनिंग की शुरुआत की थी तो आपको मैं बताया था ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और कॉमन टर्म मैं इस्तेमाल किया हूँ जो कि आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम का वर्ड काफी फैमिलियर वर्ड होता है हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसका मतलब होता है एक ट्रांजैक्शन का दो जगह पे एंट्री होता है। यानी इस सिस्टम के तहत हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट का नाम होता है डेबिट, दूसरा इफेक्ट का नाम होता है क्रेडिट। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है इसे भी डबल एंट्री सिस्टम के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इस डबल एंट्री सिस्टम के तहत बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड्स होंगे, यानी दो प्रकार के साइड्स काउंट होंगे, जिसको अगर हम लोग बोले टी फॉर्मेट में, अगर हम इसको समझें, टी फॉर्मेट का मतलब होता है एक अकाउंट्स को हम लोग टी फॉर्मेट में समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड की हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे क्या, क्रेडिट साइड। तो अब ये बात समझ लें कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम के अकाउंट को जब हम मेंटेन करते हैं, तो इसमें क्या रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बात समझ ले। अकाउंटिंग स्टेटमेंट के लिए बहुत जरूरी है समझना कि कौन सी प्रकार का अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब इसमें हर इनकम जो होगा वो क्रेडिटेड होगा, यानी इसकी क्रेडिट साइड में हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, मतलब जिससे फॉरेन से हमारे पास में पैसा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन कंट्री से आपको पैसा अगर मिल रहा है तो जिस हेड में भी पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। दूसरी साइड में क्या आती है, डेबिट साइड। इस डेबिट साइड में हर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो पैसा आपसे गया, इन सभी पैसों को हम लोग डेबिट साइड में इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब सभी ट्रांजेक्शन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, चार प्रकार के ट्रांजेक्शन, यानी या तो हमने एक्सपोर्ट किया है, या तो हमने इंपोर्ट किया है, या तो हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन की है, या तो कैपिटल ट्रांसफर किया है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को पहले इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यानी क्रेडिट साइड में हमें हमेशा इनफ्लो को दिखाना है और डेबिट साइड में हमेशा हमें आउटफ्लो को दिखाना है। ये रिकॉर्ड कर देने के बाद दोनों साइड्स को मैच किया जाता है, दोनों साइड्स को मैच करके देखा जाता है कि किस साइड में ज्यादा है और किस साइड में कम। अब इस किस साइड में ज्यादा और किस साइड में कम है ये पता कैसे चलेगा, जब मैच कर लेंगे, और मैच करने के बाद हमारे सामने में तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी का मतलब होता है जब दोनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के साथ इक्वल हो जाए, जो कि काफी रेयर केस है। ये काफी रेयरली देखा जाता है कि ऐसा ये केसेस दिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक पॉसिबल केसेस है इसलिए हमको बताना पड़ेगा। बैलेंस बीओपी का मतलब होता है कि व्हेन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट,
या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आइदर ऑफ दिस टू केसेस हो सकता है, जिसका पहला मतलब होता है सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी का मतलब होता है डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा बच रहा है। ज्यादा तब बचेगा जब क्रेडिट साइड ऑफ, इसको हम लोग इनफ्लो बोलते हैं, इज मोर देन डेबिट साइड, यानी हमारे पास में इनफ्लो ज्यादा आया है और आउटफ्लो हमसे कम गया है। तो हम उस केस में जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस बीओपी। मतलब मान लीजिए आपने 10,000 का सामान बेचा है और 8,000 का सामान खरीदा है, इसका मतलब आपको मिलेगा 10,000, आपको देना है 8,000। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों साइड्स को मैच करके बैलेंस कर दें तो पता ये चल रहा है कि 2,000 का हमारे पास में एक प्रकार का बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है। ये 2,000 क्या है, हमारे लिए सरप्लस है, जो कि इनफ्लो साइड्स में ज्यादा होने की वजह से है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बीओपी। सिमिलरली डेफिसिट बीओपी भी एक केस हो सकता है जहां पर कि डेबिट साइड जो होता है, डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो जो होगा वो क्रेडिट साइड यानी इनफ्लो के साथ मैच करने के बाद पता ये चल रहा है कि ज्यादा है, इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा बाहर वालों को देना है। तो इस हिसाब से ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है। ये बात समझ में आ गया। सिंपल तरीका है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डबल एंट्री सिस्टम के तहत बनाया जाता है, जिसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जितने भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस होता है उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और जितने भी आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद दोनों को मैच करने के बाद ये पता चलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बैलेंसिंग फिगर है। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है तो उसे बोलेंगे बैलेंस्ड बीओपी, और अगर बैलेंसिंग फिगर जो है वो इनफ्लो का ज्यादा है और आउटफ्लो का कम है तो डेफिनेटली हम लोग उसे सरप्लस बीओपी बोलेंगे, और अगर आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग डेफिसिट बैलेंस बीओपी के नाम से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके सामने में एक समराइज्ड फॉर्म में आपको एक टी फॉर्मेट से एक अकाउंटिंग फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दो साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमेशा इनफ्लो को दिखाया जा रहा है, डेबिट साइड में हमें क्या दिखा रहे हैं, आउटफ्लोज को दिखा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखें, पहले मैं बात करता हूँ डेबिट साइड की। डेबिट साइड में क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप बोलेंगे सर इंपोर्ट में तो सामान आ रहा है, आप उसको आउटफ्लो में कैसे लिख रहे हैं? भाई समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बात किया था आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स करने से गुड्स मेरे पास आया, लेकिन मेरे पास से गया क्या, फॉरेन एक्सचेंज, यानी मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर करता हूं तो ये मेरे लिए आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का रीजन बन जाता है। लेकिन वही चीज जब मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता हूं तो भले मेरे पास गुड्स जाता है लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न में मेरे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज। इसीलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है एक प्रकार का इनफ्लो होता है, इनफ्लो में काउंट होता है, अमाउंट ऑफ इनफ्लो में काउंट होता है, और इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, whereas एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली अगर फॉरेन से हमें कुछ पैसा मिलता है तो हम उसे बोलेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लिए एक प्रकार का इनफ्लो है और हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कुछ पैसा हमने फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर किया है तो उसे बोलेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, जो कि आउटफ्लो में रिकॉर्ड होगा। इसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट्स के फॉर्म में अगर कुछ पैसा आता है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और कैपिटल पेमेंट्स के फॉर्म में अगर कुछ पैसा आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे डेबिट साइड में। इसके बाद दोनों साइड्स को मैच करके देखा जाएगा। मैच करने के बाद आपको पता चलता है कि या तो क्रेडिट साइड ज्यादा है या तो डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, सरप्लस बीओपी का मतलब आएगा, यानी क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, यू कैन सी। लेकिन अगर ये डेफिसिट बीओपी है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर, बी ऑब्लिक एफ का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, यानी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। इन दिस वे बैलेंस ऑफ पेमेंट आइदर बैलेंस्ड हो सकता है, या तो सरप्लस हो सकता है, या तो डेफिसिट हो सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 का एक सिंपल सा टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलेंगे तो इसका दूसरा हिस्सा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने इस चैनल को नहीं किया है तो जरूर कर ले सब्सक्राइब, और आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even